हम लोग कैप्लिकेन में अगर ध्यान से बात करें तो सिलेबस ऑलरेडी पूरा का पूरा खत्म कर चुके हैं, रिवीजन करा रहे हैं ना, और बहुत जन पहली बार भी कर रहा है। तो जो लोग पहली बार कर रहे हैं वो लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे मेरा बात। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एक क्वेश्चन 10 मार्क्स कंफर्म, 100% श्योर। एक क्वेश्चन कितना का आएगा? 10 मार्क्स, ठीक है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अभी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशंस करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन में लिखो मेरे साथ, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू दिया हो रहेगा। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू नंबर ए, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, और हम जैसे बोल रहे हैं वैसे ही लिखना नोट्स, ठीक है। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू ठीक है, यहां पे लिखो। सबसे पहले ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू दिया रहता है, ठीक है, गिवन, वहां पे एरो दो, एरो दो, लिखो इफ नॉट गिवन देन net municipal value will be given, then net municipal value will be given। अगर ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू नहीं दिया रहा तो क्या दिया हुआ रहेगा? नेट म्युनिसिपल वैल्यू, ठीक है। लेकिन हम लोगों को समझ बनाने के लिए हमको हमेशा क्या चाहिए? ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, ठीक है। तो अगर नेट म्युनिसिपल वैल्यू दिया है तो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू का कैलकुलेशंस कैसे करेंगे? लिखेंगे GMV इज इक्वल टू ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू इज इक्वल टू जो भी नेट म्युनिसिपल वैल्यू जो भी दिया रहेगा, नेट म्युनिसिपल वैल्यू डिवाइडेड बाय 90 इंटू, तो ये तुमको ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू आ जाएगा। अगर तुम्हारा क्वेश्चन में दिख रहा है कि नेट म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है तो उसको 90 से डिवाइड करना और इंटू कितना करना? 100, तो तुम कहाँ पे पहुंच जाएगा? ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू पे पहुंच जाएगा, क्योंकि नेट म्युनिसिपल वैल्यू निकालने के टाइम 10% माइनस किया हुआ रहता है, ठीक है। सबसे पहला बात। दूसरा, अब लिखो कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट। नहीं, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट। अब हम तुमको एक्सपेक्टेड रेंट निकालना सिखा रहे हैं कि एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकाला जाता है। कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट निकालने के लिए हमको 3 चीज चाहिए। नंबर ए, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, नंबर बी फेयर रेंट, नंबर सी स्टैंडर्ड रेंट, ठीक है। हमको एक्सपेक्टेड रेंट निकालने के लिए चाहिए ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट एंड स्टैंडर्ड रेंट, ठीक है। अब यहां पे ब्रैकेट में लिखो हायर ऑफ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट बट not exceeding standard rent। higher of gross municipal value and fair rent but not exceeding standard rent, ठीक है, but not exceeding standard rent। समझा मेरा बात? अब ये देखो एक बार फिर से बता देते हैं, ध्यान से सुनेगा पवन, ध्यान से सुनेगा। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में से जो बड़ा रहेगा वही एक्सपेक्टेड रेंट होता है, लेकिन वो स्टैंडर्ड रेंट से बड़ा नहीं होना चाहिए। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में से जो बड़ा होगा वही एक्सपेक्टेड रेंट होगा, लेकिन वो स्टैंडर्ड रेंट से बड़ा नहीं होगा। यानी कि पहले किन दोनों के बीच लड़ाई करना है? ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, इन दोनों के बीच पहले लड़ाई कर रहे होगा। जो जीतेगा, यहां पे जो विनर होगा उसका लड़ाई किसके साथ होगा? स्टैंडर्ड रेंट के साथ। फिर इन दोनों में से अगर ये छोटा है
मतलब विनर स्टैंडर्ड रेंट से तो बड़ा नहीं हो सकता ना। तो अगर ये स्मॉल है तो यही मेरा क्या बन जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट, क्योंकि स्टैंडर्ड रेंट से बड़ा नहीं हो सकता। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? भैया हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या विनर फिनर है ना तेना, क्या अंडे संडे बोल रहे हैं, ठीक से बोलिए। ठीक, सुनो मेरी बात। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू 10 है, कितना है? फेयर रेंट कितना है? 12, ठीक है। स्टैंडर्ड रेंट है 18, ठीक है। बोलो कि सबसे पहले किसके बीच लड़ाई होगा? 10 और 12 के बीच। तो 10 और 12 में कौन जीता? 12। अब 12 का किसके साथ लड़ाई होगा? 18 के साथ। कौन जीता भाई? जीतेगा कौन? 18। लेकिन ठीक है, 18 बड़ा है ना, स्टैंडर्ड रेंट बड़ा है ना 12 से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब एक्सपेक्टेड रेंट कितना होगा मेरा यहाँ पे? 12 ही रहेगा। स्टैंडर्ड रेंट बड़ा नहीं होना चाहिए। अच्छा, और एक क्या केस हो सकता है भैया बताइए तो? ठीक है, ये 10, ये 12 और ये 11। अब बोलो जीतेगा कौन? पहले किसके बीच लड़ाई होगा? 10-12, तो कौन जीतेगा? लेकिन अब किसके साथ लड़ाई होगा? 11 के साथ। तो 12 तो ज्यादा हो गया, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट से तो बड़ा, तो उस केस में मेरा एक्सपेक्टेड रेंट कितना होगा? 11। बात समझ में आया? मतलब इन दोनों में से बड़ा, लेकिन वो स्टैंडर्ड रेंट से बड़ा नहीं हो सकता। अगर स्टैंडर्ड रेंट से बड़ा है तो जो स्टैंडर्ड रेंट है वही एक्सपेक्टेड रेंट होगा। बात समझ में आता है? तो ये हो गया, हम लोग एक्सपेक्टेड रेंट सीख लिए। अभी एक्सपेक्टेड रेंट निकालने के बाद हम बात करते हैं एनुअल रेंट का। मेरा बात बहुत 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 ध्यान से सुनेगा। क्वेश्चन में कभी बोल देता है एनुअल रेंट, कभी बोलता है रेंट रिसीव्ड, ठीक है। तो एनुअल रेंट मतलब क्या होता है? ये 12 महीना का रेंट दिया हुआ है। रेंट रिसीव्ड मतलब क्या हुआ है? जितना महीना का तुमको भाड़ा मिला है। अगर क्वेश्चन बोलता है कि वैकेंसी है 2 महीना, तो इसका मतलब रेंट रिसीव्ड सिर्फ कितना महीना का होगा? 10 महीना का होगा। समझ में आ रहा है बात? रिसीव्ड मतलब जितना महीना का मिला है, और एनुअल मतलब 12 महीना का। इसमें गलती मत करना। बात समझ में आया? इसमें गलती बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो भैया एक सम्स करा दो। ठीक, चलो एक सम्स कराते हैं। लिखो, ठीक है ना? लिख लिया है तो लिखो एग्जाम्पल। ये ए ये बी, मतलब 2 घर है मान लो, ठीक है। 2 कंडीशन है। हम एक कंडीशन करेंगे, फिर तुम एक कंडीशन करेगा, ठीक। नंबर ए, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, यहाँ पे हम लिखे 100, यहाँ पे लिखे 200। नंबर बी, फेयर रेंट। एफ आर मतलब फेयर रेंट। फेयर रेंट है यहाँ पे मान लो 80, यहाँ पे है 220। यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट 120, इसका है 240, ठीक है। नंबर डी, एनुअल रेंट। एनुअल रेंट हम लिखे 240, यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। नंबर ई, यहाँ पे हम लिखे वैकेंसी, यहाँ पे 2 महीना, यहाँ पे भी 2 महीना। नंबर एफ, फिर हम लिखे रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड
200, 200, ठीक है। और यहाँ पे लिखे 60, यहाँ पे लिखे 60, ठीक है। बस खत्म। कैलकुलेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इतना ही है क्वेश्चन, ठीक है। कैलकुलेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। चलो हम ए करते हैं। अच्छा, सम्स जब बनाएंगे हम ए करेंगे, तुम बी करेगा, ठीक है। लाइन कैसे टानेंगे? ऐसे ही टान लो। अभी तो छोटा छोटा सम्स कर रहे हैं, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। ऐसे लाइन टान लो, ये ए का, ये बी का, ये ए, ये बी, ठीक है। रेडी? बोलो। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं? एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? 3 चीज। नंबर ए, सबसे पहले क्या चाहिए? ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। दिया हुआ है क्वेश्चन में 100। हम ए कर रहे हैं, तुम लोग बी करेगा खुद से, हम तुमको टाइम देंगे, लगे हाथ तो मत कर लेना। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू ए का क्या कर लिया? 100। नंबर बी बोलो, फेयर रेंट कितना है? 80। लिखो फेयर रेंट 80। नंबर सी, स्टैंडर्ड रेंट कितना है? 120। इन तीनों को कंपेयर करके सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं? एक्सपेक्टेड रेंट। अब तुम लोग बताओ कि एक्सपेक्टेड रेंट कितना होगा, सोचो। एक्सपेक्टेड रेंट कितना होगा? बोलो फटाफट। 100। सबका ठीक है? 100 आ रहा है, तो इन दोनों में से क्या होना चाहिए? बड़ा। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है? 100। लेकिन क्या वो 120 से बड़ा है? नहीं। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कितना हो जाएगा? 100। एक्सपेक्टेड रेंट निकल गया 100, ठीक। एक्सपेक्टेड रेंट निकालने के बाद हमको चाहिए एनुअल रेंट। एनुअल रेंट, एनुअल रेंट। इसको ना 300 करो। एनुअल रेंट बताओ, हम तो एक कर रहे हैं। एनुअल रेंट बोलो तो कितना आएगा? एनुअल रेंट कितना है? एनुअल रेंट मतलब 12 महीने का जो मिलना चाहिए। 12 महीने का क्या है? 240। तो हम यहाँ लिख रहे हैं 240, 240। इसमें से माइनस होता है अनरियलाइज रेंट, तो फटाफट लिखो माइनस अनरियलाइज रेंट। देखो माइनस अनरियलाइज रेंट लिखा। लेकिन देखो मेरे क्वेश्चन में क्या अनरियलाइज रेंट दिया हुआ है? नहीं, अनरियलाइज रेंट नहीं दिया हुआ, यानी नहीं है मेरे क्वेश्चन में अनरियलाइज रेंट, तो नहीं लिखेंगे, छोड़ दो। माइनस अनरियलाइज रेंट, लेकिन अगर होता तो लिखते, नहीं है मेरे क्वेश्चन में, तो माइनस करके कितना आएगा? 240। इसमें से माइनस क्या होता है? वैकेंसी, माइनस वैकेंसी। अभी क्वेश्चन में देखो तो वैकेंसी कितना है? हम कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, मेरा वैकेंसी कितना है? 2 महीना। लेकिन मेरे को ये सोचना है कि अगर वैकेंसी 2 महीना है तो 1 महीने का भाड़ा कितना था? बोलो, कैसे निकाल रहे हो? 20। एनुअल रेंट 240, 12 महीना का भाड़ा है, तो 1 महीने का कितना होगा? 240 डिवाइडेड बाई 12, कितना आएगा? 20। तो 1 महीने का अगर 20 रुपया है तो 2 महीने का कितना होगा? 40। तो 2 × 20, ये आ गया 40, यानी रेंट रिसीव्ड कितना आ गया? 200। वैसे रेंट रिसीव्ड मेरे को क्वेश्चन में दे दिया था, रेंट रिसीव्ड। अब आएगा मजेदार वाला बात, ध्यान से सुनेगा। हम जैसे बोलेंगे वैसे ही बोलेगा। एक्सपेक्टेड रेंट है एक ठो रेंट रिसीव्ड है। इन दोनों को कंपेयर करके निकलता है ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू
ग्रॉस एनुअल वैल्यू। लेकिन ग्रॉस एनुअल वैल्यू बोलता है एक्सपेक्टेड रेंट और एनुअल रेंट दोनों में से जो बड़ा है वो जीएवी होगा। लेकिन बहुत सारा कंडीशंस होता है। यहां पे देखो एक्सपेक्टेड रेंट कितना है, रेंट रिसीव्ड कितना है, तो रेंट रिसीव्ड ऑब्वियसली बहुत बड़ा है, रेंट रिसीव्ड ही होगा। लेकिन एक्चुअली लड़ाई कहाँ पे होगा, लड़ाई कहाँ होना चाहिए, लड़ाई हो जाता है यहाँ पे वैकेंसी माइनस करने से पहले। यहाँ पे कलर चेंज करके पेन का लिखना कंपेयर, यहां पे कंपेयर किया जाता है। दैट मीन्स वैकेंसी माइनस करने के बाद कंपेयर किया जाता है। किसके बीच, किसके साथ कंपेयर करेंगे हम लोग, एक्सपेक्टेड रेंट के साथ। एक्सपेक्टेड रेंट के साथ कंपेयर करेंगे। मिला एक्सपेक्टेड रेंट, जैसे देखो एक्सपेक्टेड रेंट कितना है 100, कंपेयर किसके साथ करना है, बड़ा कौन है, हो गया, जीत गया ना ये। अगर ये जीत गया तो अगर वैकेंसी है तो इसमें से वैकेंसी माइनस होगा, माइनस करने के बाद ये जो अमाउंट होगा वही मेरा क्या होगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। मतलब मेरे केस में 200 होगा। एक बार फिर से ध्यान से सुनो, अगर कंपेयर कहां किया जाता है, वैकेंसी माइनस करने से पहले। पहले यहां पे क्या 240, यहां पे कितना है, कौन जीता, अगर ये जीत गया तो वैकेंसी माइनस होगा। अगर क्वेश्चन में रहा तो, नहीं रहा तो माइनस नहीं होगा। अगर वैकेंसी माइनस करने के बाद मान लो ये जो अमाउंट है 200, 200 की जगह आ जाता 60 रुपया, 60, ओनली 60, तो भी मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना होता, 60 ही होता। ये वाला अमाउंट एक्सपेक्टेड रेंट से छोटा है या बड़ा है वो मैटर नहीं करता। क्यों, क्योंकि यहां पे वो जीत चुका है। यहां पे कौन जीतता है वो देखना है। अब मान लो ये वाला अमाउंट है मेरा 80 रुपया, सिर्फ 80, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। 240 की जगह मान लो कितना है 80। अगर ये 80 है तो 40 माइनस होगा, कितना बचेगा। लेकिन लड़ाई कहां पे हो जाएगा, कंपेयर कहां करेंगे, 80 और कौन जीता। तो उस केस में मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना होगा, तब वैकेंसी माइनस करने को भी नहीं मिलेगा, तब वैकेंसी माइनस करने को नहीं मिलेगा। अगर दोनों इक्वल है तो ये वाला जीतेगा, फिर वैकेंसी करने को मिलेगा अगर इक्वल होता है तो। लेकिन इक्वल कभी होता नहीं। क्या याद रखेगा, अगर एक्सपेक्टेड रेंट जीत गया तो जो एक्सपेक्टेड रेंट है वही क्या बनेगा। अगर एक्सपेक्टेड रेंट नहीं जीता, ये जीत गया, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें से वैकेंसी माइनस करेंगे। वैकेंसी माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट आए, चाहे वो एक्सपेक्टेड रेंट से छोटा ही क्यों ना हो, वही अमाउंट मेरा क्या होगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। बोलो क्या नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत, पक्का। बी बनाओ, तब बी नंबर बनाओ फटाफट। क्या बोलो, क्या दिक्कत है, बोलो। बी तो वो तो तुम सोचेगा, एनुअल रेंट तो निकल जाएगा, एनुअल रेंट आराम से निकल जाएगा। सोचो एक महीना, हाँ मतलब 12 महीना का रेंट कितना है ये नहीं दिया, यही बोल रही हो ना, वो तुम निकालो। हाँ ये नहीं दिया हुआ है, तुम ये नहीं निकाल पाएगा। 12 से क्यों डिवाइड करेगा, पहले ये बोल। रेंट रिसीव्ड है, कितना महीना का रेंट तो 10 से डिवाइड करेगा। यहाँ पे एक महीना का भाड़ा निकालने के लिए तुमको अगर 10 महीना का भाड़ा मिला है तो वो कितना रुपया होगा, 10 से डिवाइड करेगा। तो एक महीना का भाड़ा कितना निकल गया 30, तो 12 महीना का कितना होगा 30 × 12, 360। ये लो, यहीं पे तो थोड़ा सा सोच के घुमाए थे क्वेश्चन, ये भी तुम मेरे से पूछ ही लिया।
अब ये हो गया सम्स ईजी है, फटाफट बनाओ। समझो बात यहाँ पे देखो, जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा देखो ध्यान से देखो, रेंट रिसीव्ड है, क्वेश्चन बोल रहा है जो रेंट मिल चुका है। अब बताओ तुमको कितना महीना का रेंट मिल चुका है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 महीना घर खाली था, तो 2 महीना अगर घर खाली था तो कितना महीना घर में आदमी था, 10 महीना। तो 10 महीना भाड़ा पे लगा के घर तुमको कितना रुपया मिल चुका है, तो 1 महीना का कितना मिलेगा, समझा, 300 डिवाइडेड बाई 10, 1 महीना का कितना मिला 30। तुम्हारा घर कितना महीना खाली था, तो 1 महीना का अगर 30 रुपया है तो 2 महीने का कितना होगा, तो 60 माइनस होगा, वैकेंसी 60 आएगा। ठीक है, बनाए हम, बोलो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू कितना था 200, फेयर रेंट कितना है 240, बोलो कितना आया, एक्सपेक्टेड रेंट 220, एनुअल रेंट बोलो, एनुअल रेंट है 360, 30 रुपया करके 1 महीना, 30 रुपया करके 1 महीना का निकला था, तो 12 महीने का कितना होगा 360, माइनस क्या है अनरियलाइज रेंट नहीं है मेरा क्वेश्चन में, यानी ये 360 ही होगा। अब माइनस क्या होगा वैकेंसी, तो वैकेंसी मतलब क्या 30 रुपया 1 महीना का, तो 2 महीना का कितना होगा 60, कितना आएगा 300। अब लड़ाई कहाँ पे होगा, कंपेयर कहाँ पे करेंगे, इससे और इससे, तो जीता कौन, तो इसमें से माइनस होगा वैकेंसी, माइनस करके कितना है 300, यानी एक्सपेक्टेड रेंट मेरा कितना होगा 300। ठीक है, अब क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ तक यहीं तक पूछते, जनरल में तो कितना बार यहीं तक पूछ दिया 10 मार्क्स, ले खेला खत्म। हाँ जनरल का क्वेश्चन ये खत्म, 10 मार्क्स हो गया, डन खत्म, ए और बी इतना ही निकालना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, बस 2 कंडीशन है ए बी, ए और बी का निकाल दो, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, खेला खत्म। जनरल वाले लोगों का यहीं तक कितना बार क्वेश्चन पूछा है, लेकिन इतना ही पूछा है ऐसा नहीं है, आगे भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो तो यहाँ तक ठीक है, तो हम लोग कहाँ तक सीख गए अभी तक, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना तक। ठीक है, चलो निकालो, एक एग्जाम्पल लिखाएंगे। लिखो, मिस्टर ए मिस्टर ए is owner of a house. Mr. A is owner of a house in Kolkata. In Kolkata. Following information is made available to you. Following information is made available to you. Is made available to you. ठीक है, लिखो, उसमें लिखेगा म्युनिसिपल वैल्यू, सिर्फ म्युनिसिपल वैल्यू लिखो, सिर्फ म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू लिखेगा 3 लाख, म्युनिसिपल वैल्यू म्युनिसिपल वैल्यू 2,70,000 लिखो, म्युनिसिपल वैल्यू 2,70,000, 2,70,000, सिर्फ एक ही घर का लिखेंगे, 3 लाख को काट दो, 2,70,000 लिखो, वरना पॉइंट में आ रहा है कैलकुलेशन, 2,70,000। ठीक है, उसका नंबर बी, फेयर रेंट, फेयर रेंट 2,80,000, फेयर रेंट 2,80,000 लिखा। उसका लिखो एनुअल रेंट,
एनुअल रेंट लिखो 20,000 पर मंथ, एनुअल रेंट 20,000 पर मंथ, ठीक है। उसका लिखो अनरियलाइज रेंट 10,000, अनरियलाइज रेंट 10,000। उसका लिखो वैकेंसी 3 मंथ, वैकेंसी 3 मंथ लिखा। वैकेंसी लिखने के बाद लिखेगा क्या था, मिस्टर कौन था ये मिस्टर ए had taken a loan for the purchase of house, for the purchase of house, interest on which amounts to rupees, interest on which amounts to rupees 30,000 full stop। कैलकुलेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नहीं लिखा तो क्या हुआ, लास्ट बोले इंटरेस्ट ऑन लोन अमाउंट्स टू रुपीज 30,000 बोले थे ना, 30,000 कैलकुलेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बस इतना सा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आगे लेके चलेंगे, ठीक है, धीरे धीरे करके। चलो फॉर्मेट टान लो फटाफट। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा ऊपर का वो स्टेटस इंडिविजुअल वाला याद है, वो सब वैसा ही रहेगा, ठीक है। हम उसके ऊपर वो तो एक बार बता दिया, और कितना बार बताएंगे। हम जो मेन पार्ट है उसको लेके बात करते हैं। चलो फॉर्मेट टान लो। रेडी? चलो जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, तो स्टेटस पे स्टेटस छोड़ दो ना, वो तो बाद में नहीं भी आता है तुमको तो बाद में सीख लेगा, एग्जाम जिस दिन देने जाएगा उस दिन देख लेना, छोड़ो वो सब इंपॉर्टेंट थोड़ी ना है। जाते जाते कितना 10 मार्क्स के में 1 मार्क्स काटेगा, काटने दे, 9 में तो मिलेगा हमको। तो पहले अभी जिस सिचुएशन में है तुम लोग 9 के लिए लड़ेंगे, 1 के लिए तो नहीं लड़ेंगे। पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट, ठीक है। चलो नंबर ए बोलो, सबसे पहले क्या चाहिए, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू है ना। अब देखो तो मेरे को ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? नहीं। क्या दिया हुआ है? लेकिन ये भी तो नहीं बोला कि ये नेट है या ग्रॉस है, ये नेट है या ग्रॉस है ये भी तो नहीं बोला। ये ग्रॉस भी मान के तुम कर सकता है, नेट भी मान के कर सकता है, लेकिन तुम लोग नेट ही मानना। क्या मानना? नेट। अगर सिर्फ म्युनिसिपल वैल्यू बोला है तो नेट म्युनिसिपल वैल्यू मान के ही तुम सम्स करेगा, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन में ग्रॉस मान के सम्स कर देता है, लेकिन तुमको क्या मानना है? नेट मान के करेगा। बात ध्यान से सुनना। तो नेट म्युनिसिपल वैल्यू मानेंगे तो कितना है मेरा म्युनिसिपल वैल्यू? अब बताओ कितना काट, ये तो नेट है तो क्या करेंगे, कितने से डिवाइड करोगे? 90 से, इंटू कितने से करोगे? अभी बताए थे ना, देखो कितना आता है 3 लाख। तो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू आ गया मेरा 3 लाख, 3 लाख, ठीक है। नंबर बी, उसके बाद क्या चाहिए? फेयर रेंट। लिखो फेयर रेंट। फेयर रेंट देखो तो फेयर रेंट कितना है? 2,80,000। क्या 2,80,000? ठीक है, तो यहां लिख दिए 2,80,000। उसके बाद क्या चाहिए? क्या स्टैंडर्ड मेरा क्वेश्चन में बोला है? तो यानी कि अगर हम नहीं बोले हैं तो इसका मतलब है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि तुमको क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट मिले ही, नहीं भी मिल सकता है। नहीं मिल दिया है तो कोई बात नहीं, इन दोनों में से जो बड़ा है उसी को क्या मान लेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट, बात खत्म, ठीक है। कितना बार तो ऐसे भी करता है, सिर्फ एक ही देता है ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू या फिर सिर्फ म्युनिसिपल वैल्यू, खत्म।
फेयर रेंट भी नहीं देता है, स्टैंडर्ड रेंट भी नहीं देता है, तो क्या मान लेंगे, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू जो है वही मेरा क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, चलो तो यहाँ पे मेरा एक्सपेक्टेड रेंट आएगा 3 लाख, एक्सपेक्टेड रेंट 3 लाख, लिख लो फटाफट, एक्सपेक्टेड रेंट 3 लाख। उसके बाद क्या चाहिए हम लोगों को, एनुअल रेंट। खोजो क्वेश्चन में 20,000, एक महीना का कितना दे के रखा है, 20,000। अगर एक महीना का 20,000 है तो 12 महीने का कितना होगा, 2,40,000। तो लिख दिए हम 2,40,000। इसमें से क्या माइनस होता है बताओ, अनरियलाइज रेंट, तो माइनस करो अनरियलाइज रेंट, अनरियलाइज रेंट 10,000, तो माइनस हो गया कितना आएगा, 2,30,000। इसमें से माइनस कौन होता है, तो माइनस करो वैकेंसी, 60,000। 60,000 समझ में आया, तो कैसे आया, कैसे, 20,000 इंटू 3 कितना आ गया, 1,70,000 को क्या बोलेंगे, रेंट रिसीव्ड। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलो, यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो बोलेगा। हो सकता है तुमको समझ में नहीं आया हो 60,000 कैसा आया है ना तेना कुछ भी, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, एक्चुअल, हाँ एक्चुअल रेंट या फिर रेंट रिसीव्ड बोल सकते हैं तुम। ठीक है, आगे बढ़े। अब बोलो लड़ाई कहाँ होगा, कंपेयर कहाँ करना है, अनरियलाइज रेंट माइनस करने के बाद या फिर वैकेंसी माइनस करने से पहले, यानी इसके साथ कंपेयर करेंगे। किसको कंपेयर करेगा, एक्सपेक्टेड रेंट को। दोनों में से कौन जीता, क्या उसमें से वैकेंसी माइनस होगा, नहीं। अगर एक्सपेक्टेड रेंट जीत गया तब तो वैकेंसी माइनस नहीं होगा, ये अगर जीतता तो वैकेंसी माइनस होता। एक्सपेक्टेड रेंट जीत गया ना, तो डायरेक्ट एक्सपेक्टेड रेंट क्या बन जाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। लिखो ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू 3 लाख। इसको हम बाहर निकाल दिए, 3 लाख हो गया। सम्स का आधा जान तो यहाँ पे खत्म, आधा क्या 70% खत्म, और थोड़ा बहुत बाकी है। पहुंचा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू पहुंचा सब 3 लाख। इसमें से माइनस क्या होता है बताओ, नहीं म्युनिसिपल टैक्स, तो इसमें से माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स। लिखो माइनस म्युनिसिपल टैक्स। अब नॉर्मली म्युनिसिपल टैक्स का जो रेट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, म्युनिसिपल टैक्स का जो रेट होता है वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, 10%, 15%, कुछ भी हो सकता है, 10% ही रहता है नॉर्मली। क्वेश्चन में लिख लो तो म्युनिसिपल टैक्स 10%, क्वेश्चन में साइड में लिख लो म्युनिसिपल टैक्स 10%, म्युनिसिपल टैक्स 10%। अभी ये प्रॉब्लम ये है ना कि ये 10% हम लोग लगाएंगे किस पे, ठीक है, जीएमवी या एनएमवी, नेट म्युनिसिपल वैल्यू या ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, नेट पे लगता है। कहाँ पे लगता है, नेट म्युनिसिपल वैल्यू का कितना परसेंट, 10%। बात समझ में आ रहा है। कंपेयर करने के टाइम हमको क्या चाहिए, ग्रॉस, लेकिन म्युनिसिपल टैक्स पे करने के टाइम क्या चाहिए, नेट। यानी कि अगर तुम्हारा क्वेश्चन में डायरेक्ट ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू भी अगर दे देता 3 लाख, तो भी म्युनिसिपल टैक्स निकालने के टाइम हम लोग 3 लाख में से पहले 10% माइनस करते, 2,70,000 निकालते, उसके बाद उसके ऊपर म्युनिसिपल टैक्स पे करते। बात समझ में आ रहा है। यानी यहाँ पे ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू कितना है, 3 लाख, और नेट म्युनिसिपल वैल्यू कितना है, 2,70,000। तो हम किसके ऊपर टैक्स पे करेंगे, 2,70,000 पे। ठीक है, वो मेट्रोपॉलिटन वाला नहीं है ना, जो भी रहे सब में से
देखो मेट्रो, ये नेट और ग्रॉस का फर्क मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ही होता है, ठीक है। नॉर्मल में दोनों ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू जितना होता है उतना ही नेट होता है, लेकिन तुम्हारा एग्जाम में तो डब्ल्यू भी है, तो तुम्हारे एग्जाम में हमेशा कोलकाता का ही घर दिया हुआ रहेगा, ठीक है। हाँ, 98% केसेस हमेशा कोलकाता ही रहेगा, लेकिन बाद बाकी मेट्रोपॉलिटन सिटीज रहेगा ही। अगर नहीं भी रहता, हो सकता है बाई चांस दे दे भाई, नहीं भी रहा है मेट्रोपॉलिटन, तो उसमें झमेला नहीं। क्या लिखेगा, जितना ग्रॉस है वही नेट है। अगर नॉन मेट्रो है तो जितना ग्रॉस है उतना ही क्या है, नेट, तब तो झमेला नहीं, जो ग्रॉस वही मेरा क्या हो जाएगा, नेट। तो 2,70,000 म्युनिसिपल टैक्स हम लोग कितना पे करेंगे, 2,70,000 का 10%, कितना हो जाएगा, 27,000। और एक बात याद रखना, अगर तुम म्युनिसिपल टैक्स पे किया है, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर तुम म्युनिसिपल टैक्स पे किया है तो ही माइनस कर सकता है, अगर म्युनिसिपल टैक्स पे नहीं किया है तो माइनस नहीं कर सकता। बात समझ में आया? अगर मान लो मेरा क्वेश्चन बोलता म्युनिसिपल टैक्स एट द रेट ऑफ 10% और ब्रैकेट में बोल दिया 80% पेड या फिर 40% नॉट पेड, अगर बोला 80% पेड तो हम लोग 27,000 का कितना लेंगे, 80%। बात समझ में आ रहा है? अगर क्वेश्चन बोलता है 40% नॉट पेड, नॉट पेड, तो इसमें कितना पेड, तो क्या लेंगे, 60। ऐसे भी बोलता है म्युनिसिपल टैक्स पेड फॉर 10 मंथ, 10 महीना का म्युनिसिपल टैक्स पे किया है, ठीक है ना। तो 27, ये तो 1 साल का है, ये जो इंटू करके आता है 10%, ये कितना आता है, 1 साल का। तो 27,000 अगर 1 साल का है, तो मेरा क्वेश्चन क्या बोला, कितना महीना का पे किया है, 10 महीना का। तो क्या करेंगे, 27,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 10। मेरा बोलने का मतलब है जितना महीना का पे करेगा या फिर जितना पे किया होगा। क्वेश्चन ऐसे भी बोल सकता है, म्युनिसिपल टैक्स एट द रेट ऑफ 10% पेड फॉर 3 ईयर्स, 3 साल का एक बार में पे कर दिया। तो 2,70,000 का 10%, 27,000 1 साल का आता है, कितना साल का पे किया, तो इंटू 3 कर देंगे, 81,000। तो 81,000 माइनस होगा। हर एक केस में हम तुमको एक ही बात बोलना चाहते हैं, जितना पे करेगा उतना माइनस करने को मिलेगा, ठीक है। माइनस करके कितना आ जाएगा, ये 2,73,000 था। नहीं, मेरे इस क्वेश्चन में बोला है, कुछ बोला नहीं है, तो कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग मानेंगे कि 1 साल का पूरा पे किया है। कितना 2,73,000 को हम लोग क्या बोलेंगे, नेट एनुअल वैल्यू, या नेट एनुअल वैल्यू। हाँ, तो ही डिडक्शन। अगर मान लो तुम्हारे घर में टेनेंट है, तुम जबरदस्ती उसको बोल देता है कि चल म्युनिसिपल टैक्स मेरा दे क्या खुद का पैसा से, तो माइनस करने को नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन उतना क्वेश्चन में बोलेगा नहीं, तुमको बस इतना ही बोलेगा जितना हम बोले हैं, वो क्वेश्चन में नहीं बोलेगा। नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू। अब बताओ इसमें से माइनस क्या होता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन का सेक्शन कितना है, 24। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। अब सबसे पहले क्या आता है, 24A। क्या बोलता है ये, 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। अब नेट एनुअल वैल्यू कितना है, 2,73,000, तो इसका 30% निकाल लो, कितना होगा देखो 81,900। उसके बाद क्या होता है 24, ये क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब देखो तो फटाफट इंटरेस्ट ऑन लोन है कि नहीं, 30,000, तो 30,000 का आधा, सॉरी आधा बोल रहे, पूरा ही तो मिलेगा, ये तो एक ही घर है, 30,000। अब इन दोनों को जोड़ दो, 81,900 और 30,000, देखो कितना आता है, 1,11,900। तो 1,11,900 माइनस कर दो,
1,61,000, ये क्या बन गया, इनकम फ्रॉम। अब बोलो क्या दिक्कत है, एक बार हम लोग को 2 मिनट देते हैं, पूरा क्वेश्चन को ध्यान से देखो, अगर कोई दिक्कत है तो हमको बताओ, कोई प्रॉब्लम है किसी को तो बोलो। ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एक नॉर्मल सम, लेकिन सारा नियम को लेके, नॉर्मली सम है बट नियम ऑलमोस्ट सारा है। सारा है मतलब नॉर्मल सम में ऑब्वियसली जितना नियम आएगा, कैलकुलेशंस इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, कैलकुलेशंस ऐसे ही है। 1,11,000 इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों को जोड़ दिए, ये आया, फिर इसमें से इसको माइनस कर दिए, माइनस करके ये इनकम आ गया। और कोई दिक्कत किसी भी तरह का, लिखो एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल कैसे लेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अज्यूम सेम क्वेश्चन, अज्यूम कर लो सेम क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन सेम है, लिखो अज्यूम सेम क्वेश्चन बट, अज्यूम सेम क्वेश्चन, सॉरी सेम नहीं, अज्यूम सेम क्वेश्चन, अज्यूम सेम क्वेश्चन बट हाउस but house has been divided but house has been divided into 2 units. Assume same question but house has been divided into 2 units. Unit 1 let out, यूनिट 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड। ऐसा क्वेश्चन बीकॉम में कितना बार आया है ना। मैक्सिमम सेल्फ ऑक्यूपाइड कितना रख सकते हैं? क्या मैक्सिमम? सेल्फ ऑक्यूपाइड 2, मैक्सिमम सेल्फ ऑक्यूपाइड 2 घर रह सकता है। लिखा क्या बोला? एज्यूम सेम क्वेश्चन बट हाउस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 यूनिट्स, यूनिट 1 लेट आउट और यूनिट 2 बस। 2 घर भी तो ले सकते, हाँ ले सकते हैं, वैसा हम बाद में करेंगे धीरे धीरे। क्या बोले, एक एक स्टेप करके आगे बढ़ना है, एक बार में चल जाएंगे तो उल्टी कर देगा तो वो लोग, वैसे नहीं, एक एक करके धीरे धीरे बढ़े। रेडी? अब देखो मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, तुम्हारे पास एक घर है, ठीक है, एक घर है और तुम्हारे घर में कितना यूनिट है? 2, मतलब घर एक ही है, जैसे होता है ना फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर, ये हो गया 2 यूनिट, ठीक है। अब यूनिट 1 को क्या कर दिए हम लोग, भाड़ा पे लगा दिए हैं, और यूनिट 2 को क्या कर दिए हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड लगा दिए हैं, ठीक है। अब देखो कहाँ कहाँ चेंज आएगा वो देखो, ध्यान से देखिएगा, पहले समझ लो, उसके बाद हम तुमको टाइम देंगे लिखने का, ठीक है। पहले समझ लो बात, क्वेश्चन तो पूरा सेम ही होगा। हम पहले क्या करेंगे, लेट आउट का कैलकुलेशन, क्योंकि झमेला इसी में है, सेल्फ ऑक्यूपाइड में झमेला नहीं होता। लेट आउट में क्या क्या झमेला होगा, मेरा घर अब कितना है, ग्राउंड फ्लोर है और एक क्या है, फर्स्ट फ्लोर, तो 2 बार हो गया ना सब कुछ, तो ये सब कुछ क्या हो जाएगा, 2 पार्ट में टूट जाना चाहिए। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू जो 3 लाख था, 3 लाख के बदले कितना हो जाना चाहिए, 1,50,000। फेयर रेंट जो 2,80,000 था वो कितना हो जाना चाहिए, 1,40,000। यानी एक्सपेक्टेड रेंट कितना होगा, 1.5 लाख। ये 1,50,000 ये 1,40,000, तो दोनों में से बड़ा कौन है, तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना होगा, 1,50,000। बस यहीं तक झमेला था, बाद बाकी तो जैसे कैलकुलेशन हुआ है वैसे ही होगा। 1 महीना का भाड़ा हमको कितना मिल रहा था, 20,000, तो 20,000 इंटू 12 2,40,000, माइनस अनरियलाइज रेंट 10, बचा कितना 2,30,000, माइनस वैकेंसी 60, तो कितना आ गया 1,70,000। कंपेयर कहाँ होगा, 2,30,000 और 1,50,000 में इस बार कौन जीत रहा है, ये जीत गया, तो इसमें से वैकेंसी माइनस होगा कि नहीं होगा, होगा, तो माइनस किए, कितना बचा 1,70,000। यानी इस बार ग्रॉस एनुअल वैल्यू अब कितना आएगा, 1,70,000। इस बार ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा 1,70,000। अब यहां से चेंज आएगा,
अच्छा म्यूनिसिपल टैक्स आधा हो जाएगा, घर भी आधा हुआ ना, तो सारा खर्च क्या हो जाएगा, आधा आधा। तो 27 का आधा कितना हो जाएगा, 13,500। ठीक है, माइनस करके बताओ तो कितना आएगा, 1,56,500। अच्छा ये भी तो चेंज होगा, 30% ऑफ NAV, तो NAV तो मेरा चेंज हो गया, तो इसका 30% निकालो कितना होगा, 46,950। तो 46,950। अच्छा इंटरेस्ट ऑन लोन भी तो आधा होगा, सब कुछ आधा होगा, तो 30,000 का आधा 15,000। 46 और 15 61,950, 61,950 माइनस कर दो 94550। ये कौन सा कैलकुलेशंस हो गया, लेट आउट वाला। अब जब तुम सेल्फ ऑक्यूपाइड करेगा तो जैसे ये यूनिट 1 हुआ ना, वैसे ही क्या होगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड। कौन सा माइनस किया बोलो, हाँ नहीं घर बोलेगा ना, जैसे हम क्वेश्चन में लिखवाए तुमको अज्यूम करो कि तुम्हारा घर 2 यूनिट में बांटा हुआ है, एक यूनिट तुम मतलब नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर भाड़ा दे दिया और ऊपर में तुम खुद रहता है, ऐसे क्वेश्चन बोलेगा। तुम्हारे घर अगर 2 पार्ट में बट गया है तो उस टाइप का क्वेश्चंस में आधा आधा हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, सब कुछ क्या हो जाएगा, आधा। ठीक है, समझ में आया बात। अब देखो सेल्फ ऑक्यूपाइड, यहाँ तक हम लोग क्या निकाल लिए, लेट आउट। अब निकालेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड। हाँ ये 2,70,000 इंटू 10% करके जो आया उसका आधा हाफ हो जाएगा, यूनिट 2 यूनिट है ना इसलिए। ठीक है, आगे बढ़े। ये क्या हो गया, अब ये कौन सा कैलकुलेशन हो गया, लेट आउट। अब कौन सा होगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में स्टार्टिंग ही कहाँ से होता है, नेट एनुअल वैल्यू, और इसका नेट एनुअल वैल्यू क्या होता है, नील। इसमें से तो एक ही चीज माइनस कर सकते हैं, क्या माइनस कर सकते हैं, 24B इंटरेस्ट ऑन लोन। तो आधा लोन तो माइनस कर ही चुके हैं, आधा लोन कितना है 15,000, यानी इसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आ जाएगा 15,000 नेगेटिव। ठीक है, टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना हो गया, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के याद करो, आपस का बात पहले आपस में रहेगा, एक घर से फायदा एक घर से नुकसान, तो आपस में एडजस्ट हो जाएगा। 9 कितना 7,9,550 मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा, खत्म। ऐसा क्वेश्चन आ गया तो ऐसे करना है, और ऐसा क्वेश्चन बहुत अनगिनत बार आया है बीकॉम में, बहुत बार आया है। ठीक है, देखो लिख लो फटाफट, समझ के लिखो, कोई दिक्कत है मुझे बताओ। और आज इतना ही रखेंगे, एक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का नॉर्मल सम बता दिए, यूनिट वाइज बता दिए। अब याद वो वाला करेंगे, मोर देन वन और एक तो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। एक क्लास में मोर देन वन सेल्फ ऑक्यूपाइड और प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट रिवाइज करेंगे, उसके बाद स्कैनर में जाएंगे।